सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की टीचर सुषमा सोलंकी सोनिता ग्लोबल स्कूल से। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे आज आपकी पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है बसंत भाग 2 का पाठ 15। इसका नाम क्या है? चैप्टर 15 का क्या नाम है? नीलकंठ। तो पाठ पढ़ने से पहले पाठ में क्या क्या है इसके बारे में अवगत करा देते हैं आपको एक बार पहले। प्रस्तुत रेखा चित्र नीलकंठ में लेखिका महादेवी वर्मा का जीव जंतुओं के प्रति प्रेम और लगाव दर्शाया गया है। यहाँ पे इस चैप्टर में क्या बताया गया है? महादेवी वर्मा को जीव जंतुओं से कितना लगाव था वो बताया गया है। उनके चिड़ियाघर के पक्षी तथा जानवर भी उनके साथ इस तरह घुल मिल जाते थे मानो परिवार के सदस्य हो। इसी क्रम में यहाँ मोर के स्वभाव और उसकी सुंदरता का अच्छा चित्रण प्रस्तुत किया गया हमारे सामने। तो चलो बच्चों, अपन पाठ की तरफ बढ़ते हैं। पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। चैप्टर का नेम है नीलकंठ। तो पाठ शुरू करते हैं। उस दिन चैप्टर शुरू करते हैं बच्चों। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी। कौन बोल रही है? लेखिका बोल रही है अपने बारे में। लेखिका कौन? महादेवी वर्मा। कि उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। किसको? लेखिका को। लेखिका महादेवी वर्मा को। कि खरगोश और चिड़ियों की दुकान का उसको ध्यान में आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। अब बड़े मियाँ नाम का कोई चिड़िया वाला था। उसके दुकान तक पहुंचते ही उसने ड्राइवर को बोला, महादेवी वर्मा ने, रुक जाओ यहीं पे। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया। सलाम गुरुजी। किन्होंने? दुकान वाले ने। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। दुकान वाले ने बोला कि आप पिछली बार आए थे तब आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। जयशंकर से एक चिड़िया मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है और एक मोर है और एक मोरनी है। उसमें क्या है? 2 मोर के बच्चे वो पकड़ के लाया जयशंकरगढ़ से। एक चिड़िया को पकड़ने वाला। तो वो 2 बच्चों को पकड़ के लाए, उसमें से एक मोर है और एक मोरनी है। आप पाल ले। वो दुकान वाला महादेवी वर्मा से कहता है कि आप इनको पाल लो, मोर के पंजे से दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। वो क्या बोला उसको कि मोर के पंजों से दवाई बनती है, तो लोग इसको खरीदने आते हैं, पैसे देके खरीदते हैं और उनको मार कर उनके पंजों से दवाई बनाई जाती है। फिर तो वो कहता है कि मैं इनको कैसे मारने के लिए दे दूं उनको। तो बात को टालने के लिए दुकान वाले ने ग्राहक को क्या बोला कि गुरुजी ने मंगवाए, ये तो मैं नहीं दूंगा। वैसे ये कमबख्त रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, कि बस जानवर को पकड़ो और मारो, कि रोजगार ये बेकार है। ऐसा। आगे बढ़ते हैं। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं था। बड़े मियाँ क्या? वो बोलते जाते थे, उनका कोई निश्चित स्टेशन नहीं, यानी कि वो रुकते ही नहीं थे। बोलना शुरू हुए तो बोलते ही जाते थे। सुनने वाला थक कर जहां रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोक कर पूछा। उसे लेखिका को पता था कि बोलते तो थकते नहीं है, रुकेंगे ही नहीं, अभी बोले जाएंगे। तो इस बात से वो अनजान नहीं थी, तो बीच में ही बोल उठी। रोक कर उसने पूछा, मोर के बच्चे हैं क्या? उसने पूछा, मोर के बच्चे हैं क्या? किसने? लेखिका ने पूछा। बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुंची जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। अब उसकी दृष्टि, लेखिका ने एक पिंजरे को देखा। छोटा सा पिंजरा था, वो बच्चे ऐसे प्रतीत हो रहे थे, उसको ऐसे लग रहे थे जैसे तीतर के बच्चे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे।
पिंजरा इतना संकीर्ण छोटा था कि वो ऐसा लग रहा था जैसे वो चित्र है उसके अंदर। दो पक्षी शावक, दो पक्षियों के बच्चों के चित्र आ गए उसमें, जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा था। क्यों? पिंजरा बहुत छोटा था। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। अब वो देखती जा रही थी उन बच्चों को। लेखिका तो महादेवी वर्मा जो लेखिका है वो देखती जा रही थी, और बड़े मियाँ का भाषण यानी वो बोले जा रहे थे। वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ईमान कसम गुरुजी चिड़िया मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपए लिए। वो चिड़ी मार जो बेच के गया उसको, तो उसने बोला कि उसने मुझसे इस जोड़े के 30 रुपए लिए। 12 12 कहाँ भाई, जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तो इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। पर वह मुझे क्यों सुनने लगा, मुझे वो कंजूस क्यों सुनने लगा? आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। अब उसने, लेखिका ने कैसे भी करके उसको पैसे दिए। अब आप जो मुनासिब समझे। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के इनाम के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौकटे का चित्र जीवित हो गया। उसने उसके कितने रुपए दिए? 30 और 5 रुपए, 35 रुपए दिए उसने। फिर उसने वो पिंजरा अपनी कार में रख लिया, और जो कार में रखते ही ऐसा लगा जैसे वो चित्र जीवित हो गए। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया। ऐसा लगता था जैसे पिंजरा उड़ने योग्य हो गया है, उड़ने लग गया। घर पहुंचते ही सब कहने लगे तीतर है, मोर कहकर ठग लिया। लोग उसको, लेखिका को ऐसे कहने लगे कि ये तो तीतर है। कोई कहता है ये मोर कह के तुझे ठग लिया, तुम तो ठगी गई हो। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुर्खा के पर लगे हैं? है तो पक्षी ही, क्या मोर के क्या सोने के पंख लगे हैं? ये तो पक्षी ही है। चिढ़ा दिया जाने के कारण संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता। अब इतना चिढ़ा दिया तो उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरा व्यवहार, लेखिका का व्यवहार कुछ अलग हो गया। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाजा खोला। फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। किसने? लेखिका ने। कि अपने सोने के कमरे में, पढ़ने लिखने वाले कमरे में उसने उस पिंजरे को ले जाके रखा, और 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से बाहर निकलकर कमरे में मानो खो गए। वो उन्होंने ऐसी खुली जगह पहले देखी नहीं थी। वो इधर उधर चलने लगे, भागने लगे। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुक्का छिपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। अब थक गए, फिर लास्ट में वो कहा रद्दी कागजों की टोकरी में जा बैठे। वहां पे उन्होंने रहने का सोच लिया दोनों ने। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। यानी वो दिन में तो इधर उधर घूमते रहते थे वो बच्चे मोर के, और रात को वो टोकरी में आ जाते थे, रद्दी की टोकरी में। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। कभी मेज पर, कभी कुर्सी पर, कभी कहीं प्रकट होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजे को लेखिका बंद रखती थी। खुला रहने पर चित्रा कौन है? मेरी बिल्ली। लेखिका ने जो बिल्ली पाल रखी थी उसका नाम था चित्रा। इन नवा आगंतुकों का पता लगा सकती थी। जो नए आए हुए मेहमान हैं, जो लोग हैं, ये 2 घर में आए हैं बच्चे मोर के, तो इनका वो पता लगा सकती थी। और तब उसके शोध का परिणाम होता, क्या परिणाम होता? वो उनको मार देती। यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न है कि वो यूं तो चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती है, पर यहाँ बिना अधिकार के 2 पक्षी आ गए हैं, तो उनका तो क्या प्रश्न है फिर। इसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले।
यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जारी के लिए असह्य ही कही जाएगी। मार्जारी क्या? बिल्ली, अभिमान वाली बिल्ली। आगे बढ़ते हैं। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, यानी उस कमरे को चिड़िया खाने के रूप में चेंज कर दिया जैसे, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। बड़ी जाली से कोई चिड़िया के जाल जैसा, चिड़िया घर जैसा कोई पिंजरा बड़ा होगा, जहाँ उनको छोड़ दिया उसने। उसके घर में ही बना हुआ था, जहाँ जीव जंतु रहते थे, दूसरे चिड़ियाघर, चिड़िया खाना उसका, वहां उसको छोड़ दिया गया सबके साथ में रहने के लिए। दोनों जानवर, दोनों पक्षियों को, जो बच्चे थे उनको। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। अब दोनों नए नए मेहमान आए उनके चिड़िया खाने में, तो वहाँ जो पक्षी जानवर सब थे, तो उनमें एक तरह से हलचल मच गई कि सब इधर उधर भागने लगे और देखने लगे, जैसे कोई नववधु, नई नई दुल्हन आती है ना घर में, वैसे सब उनको ताकने लगे। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े। लक्का नाम का कबूतर होगा, कबूतर का जोड़ा, जो नाचना छोड़कर वे दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगु की रागनी अलापने लगे। दो कबूतर थे, तो वे उनके चारों ओर घूमने लगे और गुटरगु ऐसा राग गाने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। बड़े खरगोश तो सभा के जैसे सदस्य हो वैसे लाइन वाइज बैठ गए और उनको देखने लगे गौर से। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। ऊन की गेंद की तरह खरगोश थे छोटे छोटे, जो कुछ खरगोश चारों ओर उनके उछल कूद करने लगे। तोते मानो मलीबाती देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। तोते आंखें बंद करके जैसे उनका परीक्षण कर रहे हैं। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। लेखिका क्या बोली? उस दिन मानो चिड़ियाघर में जैसे भूचाल आ गया, सब उनको देखने लगे, ऐसे भाग भाग के नाचने लगे और धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे यानी वो बड़े होने लगे। फिर उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तिल्ली का बनना। उनका फिर शरीर में कायाकल्प होने लगा, उनकी काया चेंज होने लगी, रंग, हाइट वगैरह सब बढ़ने लगी, सुंदरता आ गई उनमें और भी, जैसे इल्ली का तितली बनना ऐसे। मोर के सिर पर कलंगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। मोर के सिर की कलंगी, उसके सिर पर जो मुकुट जैसा होता है, वो सघन और गहरी, ऊंची और चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम यानी चमकदार, पैनी यानी नुकीली हो गई और आंखों में इंद्रनी की नीलाभ झलकने लगी। आंखों में नीली चमक सी झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा ही हर भंगिमा को धूप चाही तरंगे उठने गिरने लगी। अब लंबी गर्दन, नीली हरित ग्रीवा गर्दन, हरे रंग की भंगिमा, धूप छाई की तरह उसमें तरंग लहरें उठने लगी गर्दन में, जैसे लहरें चल रही हो। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पंख से सलेटी और सफेद नजर आने लगे दोनों के। पूंछ लंबी हुई और उनके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त होने लगे। अब पूंछ उनकी लंबी होने लगी और पंखों में चंद्र के समान इंद्रधनुष दिखने लगे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। जैसे पैर उनके पहले रंग रहित थे, अब उनमें एक गर्वीली सी गति आ गई पांव में। जैसे उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। यानी वो और सुंदर हो गए बड़े होने के बाद। मोर और मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी पूंछ, धूप चाही गर्दन, हवा में चंचल कलंगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा और मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। यानी मोरनी भी थोड़ी सुंदर दिखने लगी। उसकी धूप छाई गर्दन,
हवा में चलती हुई उसकी चल कलंगी। आगे बढ़ते हैं। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। नीलाभ ग्रीवा, नीली गर्दन होने के कारण मोर का नाम क्या रखा गया? नीलकंठ। और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं था कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। अब वो अपने आप को चिड़ियाघर का सेनापति समझने लगा और वहां का संरक्षक भी बन गया, बड़ा हो गया नीलकंठ मोर। वो सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है। सुबह सुबह वो नीलकंठ कहाँ जाता, मोर कहाँ जाता, सारी सेना कबूतर, खरगोश सबको इकट्ठा करके दाना चुगने चले जाते और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता, और वहां सबकी रखवाली भी करता, सबका ध्यान रखता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। अब जैसे ही कोई गड़बड़ करता तो वो अपनी तीखी चोंच के प्रहार से अगले को दंड देता। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था। खरगोश के जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको अपनी चोंच से पकड़ता था और उनके कानों को पकड़कर वो ऊपर उठा लेता था, जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते, जब तक वे जोर जोर से चिल्लाने नहीं लगते दर्द भरी आवाज में, तब तक वो उनको पकड़कर ऊपर उठा हुए घूमता इधर उधर, उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच खरगोश के बच्चों का कर्ण वेद संस्कार भी हो जाता था। उसकी तीखी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्ण वेद संस्कार, यानी कि उसके कानों में छेद भी हो जाता था। पर वे फिर भी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे, नहीं देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। जीव जंतुओं से प्रेम भी बहुत करता था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुअल सा खेलते रहते थे। वो गेम खेलते थे उसकी पूंछ में बैठकर, छुपम छुपाई, छुआ छुअल सा खेलते रहते थे, यानी छुपम छुपाई खेलते रहते थे उसके पंखों में वो। ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। अब वो खेल रहे थे तो इतने में क्या हुआ, एक सांप जाली के भीतर आ गया, अंदर आ गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। जीव जंतु सांप को देख के सब इधर उधर छुप गए। चित्र में दिखाया गया ना, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। एक शिशु छोटा खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। वो निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था। वो खाने के चक्कर में उसने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था और शेष आधा जो बाहर था उसे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। कौन? नीलकंठ, वो मोर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी। उसने आवाज सुन ली और वह पूंछ पंख समेट कर सर से एक झपटे में नीचे आ गया। वो पंख और पूंछ समेट कर फटाक से एक झपटे में वो नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। अब वो उसको समझ गया कि सांप के फन पर चोंच मारूंगा तो खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया पहले और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। कौन? सांप। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु वह क्या था? निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा, यानी बेहोश जैसे वो वहीं पे पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, राधा ने सहायता देने की कोई जरूरत नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सबको प्रसारित करती। फिर उसने सबको वह सूचना दे दी। माली पहुंचा, फिर सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका
तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे उसे उष्णता देता रहा। कौन? वो नीलकंठ। कि कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा? यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है कि कार्तिक ने अपने युद्ध वाहन के लिए मोर को ही क्यों चुना। उस पक्षी के स्वभाव, उसके रूप को देखकर वो समझ गए उसका स्वभाव कैसा है, दूसरों की सहायता करना। रात भर उसने उसको उष्णता देता रहा, उसको अपने पंखों के नीचे रखा, खरगोश के बच्चों को। तो आगे देखते हैं। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है। मयूर कैसा है? कला प्रिय और वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। वो हिंसक पक्षी नहीं है। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। किसका जीवन क्रूर कर्म है? बाज, चील आदि का। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। वो मेघ आते थे, इंद्रधनुष बनता था, तब अपने गुच्छेदार पंखों जैसे मंडलाकार यानी गोलाई में उनको फैलाकर नाचता था, मंडलाकार आकृति बनाकर। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। वो आगे पीछे घूमता था, कभी ठहरता था और पंखों को फैलाकर नाचता था। बारिश की ऋतु में, बारिश के मौसम में नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी। वो नीलकंठ की तरह नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी और बाईं पंख को स्पर्श करती दाहिनी ओर निकल जाती थी। वो नाचता था और उसके आसपास से यूं टच करती हुई निकल जाती थी। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है। वो लेखिका के आसपास नाचते थे, दिखाई दे रहा है ना। लेखिका बैठी है महादेवी वर्मा और उसके आसपास ये नाच रहे हैं राधा और नीलकंठ। समझ लिया था कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है। यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया। कौन? नीलकंठ। और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। वो लेखिका के पास आके और अपने पैर पंखों को फैलाकर छाते की तरह मंडलाकार बनाकर खड़ा हो गया ऐसे। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई। उसे लगा कि मुझे लेखिका को यह पसंद है, तो वो रोज ऐसे करने लग गया। प्राय मेरे साथ कोई ना कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। वो सोचता था, जो आते थे अतिथि, वो सोचते थे हमारे सम्मान में इसने ऐसे पंख फैलाए हैं, तो वो भी खुश हो जाते थे। जो अतिथि आते थे वो उसे देखकर खुश होते थे। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। अब जो विदेशी महिलाएं आती थी वो उससे क्या बोलती थी, कोई परफेक्ट जेंटलमैन, इसकी उपाधि उसको दे डाली थी। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। विस्मय यानी आश्चर्य भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष पाते थे। वो धीरे धीरे दाने लेखिका के हाथों से चुगता था और फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष पाते थे। पुष्प से भरे हुए वृक्ष उसे ज्यादा पाते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। बसंत के टाइम जब आम के वृक्ष में सुनहरी मंजरियां लद जाती थी और अशोक में नए पत्ते, लाल रंग के नए पत्ते आ जाते थे, तब वह जालीदार में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ना पड़ता था।
नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ घुमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे। और मेघों के आने से पहले ही उनको हवा से पता चल जाता था कि बारिश आने वाली है, बादल आने वाले हैं। और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उनके तन्मय नृत्य का आरंभ होता। अब मेघ जैसे गरजते, जैसे ही वो नृत्य करने लग जाते, और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, जितनी बिजली अधिक चमकती, बूंदों की झिलमिलाहट जितनी तीव्र हो जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता, और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता था। वो अपने पंखों को भी सुखाते थे। फिर कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते थे। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है कि अब बेमेल स्वर कैसे बज उठा। यह भी एक अब कहानी आ रही है दूसरी। इसी में कोई कुछ और भी हुआ। अब एक दिन मुझे किसी कार्य के नखास कोने से निकलना पड़ा। किसी कार्य से उसे वहां से निकलना पड़ा, और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। कौन निकली? लेखिका घर से निकली, और लेखिका की कार को पहले वो बड़े मियाँ उस टाइम रोका था, उसी तरह उन्होंने और रोक लिया दुकान वाले ने। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, उसने लेखिका ने सोचा कि इस बार मैं कोई पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी। यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे के कान में बंदी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। यह सोचकर उसने केवल उसके चेहरे की तरफ देखा, पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोड़नी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। उनके पैरों के पास कोई मोड़नी पड़ी थी, उसे अनदेखा नहीं कर सकती थी। वो मोड़नी राधा के समान ही थी। राधा जैसी ही मोड़नी थी वो भी। उसके मुंह से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। उसकी दोनों उंगलियां ऐसी टूट गई थी, वो खड़ी नहीं हो सकती थी। मोड़नी खड़ी नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगे। नहीं, वो फिर अपना भाषण देने लग गया। वो बोलता तो चुप ही नहीं होता था, बोले जाता था बस। फिर वो बोला, देखिए गुरुजी, वक्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल कर दिया। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? उसको पकड़ने के चक्कर में उसको चोट लग गई होगी पाँव में। आप ना आई तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता। पर आपसे भी यह अधमरी मोड़नी ले जाने को कैसे कहूं? वो ऐसे बोलता है लेखिका से। लेखिका कौन? महादेवी वर्मा से। सारांश यह कि 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई, और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। वो लेखिका उसको घर लेके आ गई। पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल कैसे बना? उसने उसकी दवाई लगाई होगी, बर्फ पट्टी वगैरह की उसने, मोड़नी के जो नहीं लाई उसने पट्टी वगैरह उसको की होगी। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। कौन? वह मोड़नी जिसे लेखिका लेके आई थी। उंगलियां वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रही। अब उंगलियां तो उसकी टेढ़ी मेढ़ी ही रही, परंतु वह ठूस जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। ठूठ जैसे पंजों पर, ठूठ किसी काम का नहीं होता, ऐसे पंजों पर वो डगमगाती हुई चलने तो लग गई। फिर वो तब उसे जालीदार में पहुंचाया गया। अब जालीघर में पहुंचाया गया, जहां सब जीव जंतु पशु पक्षी रहते थे, वहां उसे भी पहुंचाया गया। और नाम क्या रखा? कुब्जा। उसका नाम क्या रखा? कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। स्वभाव से ही वो ऐसी ही प्रमाणित हुई। कैसे पता चला? अब देखते हैं आगे। अब तक नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। उसको पसंद नहीं था उसका साथ दोनों का। चोंच से मार कर उसने राधा की कलंगी नोच डाली। किसने? कुब्जा ने। पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वो उसके साथ रहना चाहती थी। कौन? कुब्जा। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी,
न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए। अब उसी बीच राधा ने 2 अंडे भी दिए, जिनको वो पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। कौन? राधा। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया। उसने चोंच मारा, उसने वहां से उसको हटा दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। वो अंडे उसने उसके फोड़ दिए और फैला दिए इधर, सारे उसने उसको बिखेर दिए। इस कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। अब वो प्रसन्नता उसके मुंह से मानो छिन गई। हाँ, आगे बढ़ते पाठ में। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा। कौन? वह मोर नीलकंठ, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। वो लेखिका सोचती थी सब आपस में पहले की तरह मिल के रहेंगे। अब अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपा कर बैठता था। वो एक दिन देखता है कि नीलकंठ से पंख फैलाए हुए बैठा है, खरगोश के बच्चों को जैसे पहले पंखों में छिपा कर बैठा था वैसे। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। किसको? लेखिका को संदेह हुआ कि ऐसे क्यों बैठा है। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के तबक जैसे शरीर पर कोई चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसे पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंब होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्टा सी कई दिन कोने में बैठी रही। निश्चेष्टा सी जैसे उसको कोई होश ही नहीं रहा। वो कोने में ऐसे ही बैठी रही चुपचाप सी। वह कई बार भाग कर लौट आया था। अतः वह प्रतीक्षा के भाव से वह सोचती थी कि वो आ जाएगा। द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। कौन? राधा। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली, अल्सेशियन कुत्ती, जो कुत्ती है वो कजली सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। प्रमाणतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। किसका? कुब्जा का। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, मेघ छा जाते हैं जब आकाश में आषाढ़ के महीने में, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका की तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। वो अभी भी सोचती है कि नीलकंठ आएगा। तो बच्चों, आज हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पाठ में हमने देखा लेखिका को कैसे मोर का जोड़ा मिला और कैसे उसकी मृत्यु हुई, ये सब इसमें बताया गया है।
और लेखिका का कैसे उससे लगाव था, मोरनी का मोर से कैसे लगाव था, ये इसमें बताया गया है। तो आज पाठ पूरा हुआ। अगली क्लास में हम इसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।